नमस्कार मित्रों, आपका अपने प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग मध्यकाल में मुगल वंश को पढ़ रहे थे, जिससे संबंधित हम लोगों ने अकबर तक के कुछ प्रश्नों को कर लिया था। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए नए प्रश्नों के साथ आज का सेशन हम लोग फिर शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है कि दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? बाबर, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर ने दीन ए इलाही का किया था। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, क्योंकि कहा जाता था कि अकबर द्वारा जो ये परिवर्तित दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, अपितु एक क्या था, एक सूफी सूफी मत था, जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर क्या थे, आधारित थे। ठीक है ना, ये उसके संबंध में बोला जाता है। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, फिरोज तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अकबर। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, आप देखिए प्रश्न वही था, थोड़ा सा चेंज किया। तो अब देखते हैं क्या है इसका विकल्प। राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्म के विद्वान क्या होते हैं, अकबर के साथ क्या करते थे, चर्चा करते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे यह भी याद रखिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ था वह हुआ था 1575 ईस्वी में। इसने क्या किया था, इस फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का क्या किया था, इन्होंने निर्माण करवाया था। ठीक। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो दोस्तों हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर विकल्प में है कि नहीं। वो पहला है बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद और शाहजादी अंबर का महल। तो शहजादी अंबर का महल, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जामा मस्जिद। ठीक है ना। यह फतेहपुर सीकरी जो सम्राट अकबर ने बसाया था उसी से संबंधित है, जामा मस्जिद यहाँ का जो शान फतेहपुर कहा जाता है। ठीक है ना। और यह भी कहा जाता है कि 1986 में यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर स्थल में भी इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना। तो 1571 से लेकर के और 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें पता रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ का जो जामा मस्जिद था उसे ही शान फतेहपुर कहा जाता था। ठीक। या एक और नाम था शान ए सीकरी, यह भी कहा जाता था। तो दोनों विकल्प में जो आपको मिले वो आप सटीक मार दीजिएगा। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल और अकबरी महल। तो दोस्तों देखते हैं, तो इसमें कौन सा है, अकबरी महल नहीं है, बाकी जो हैं वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है ना। जैसे जोधाबाई महल हो गया, पंचमहल हो गया, एक महल होता है, ये स्वर्ण महल है, इसका एक और नाम है मरियम 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 महल। ठीक है, यह भी वहाँ पे है। दीवाने आम, दीवाने आम। ठीक। और एक बीरबल कोठी, ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पर है। अकबरी महल जो है ये आगरा में स्थित है, आगरा में। ठीक है ना। तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। और यहाँ पर नहीं की बात की है, तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तु शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोधी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका हुमायूं का मकबरा। ठीक है ना। हुमायूं का मकबरा जो था
वो हुमायूं की जो पत्नी थी उन्होंने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करके आए हैं। और फारसी और ईरानी वास्तु जो शैली थी उसका विशेषता में आती है, ठीक है ना। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? निजामुद्दीन औलिया, अकबर, जुनैल आबेदीन, शेख नसरुद्दीन चिराग। तो देखते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। इन्होंने क्या किया था, सुलह एक कुल का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो जो आपको पता ही होगा कि अकबर की जो जो धार्मिक नीति थी उसका मेन जो उद्देश्य था वो था धार्मिक सहिष्णुता। और इसी के लिए उसने क्या किया, सुलह एक कुल की नीति को अपनाया था, जिसमें क्या था, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत अपनाया जाता था। इसके इसीलिए इसका एक और नाम भी कहा जाता है कि ये शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिससे आपसी सामंजस्य आराम से अपनाया जा सके। तो चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर द्वारा अपनाई गई, फिर सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो पूछ रहा है कि सुलह कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसका सारे उत्तर क्या होंगे, सही होंगे, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती थी उसमें पाई जाती। राजनीतिक उदारता भी पाई जाती थी, धार्मिक सहनशीलता भी पाई जाती थी, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी उसमें क्या किया जाता था, पाया जाता था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर, ठीक है ना। ये वहाँ पर एक 1580 में जौनपुर के एक धर्म गुरु थे, उनका नाम था मुल्ला मजीद। हाँ, मुल्ला मजीद ने क्या किया था, सभी मुस्लिम जो थे उनको क्या किया था, अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला कथन और कारण से संबंधित है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प है, अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। दोस्तों ये उत्तर सही है लगभग। और यह निर्माण अकबर के, नहीं ये गलत है आपका। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सी जो है वो सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है उसमें गलत है, ठीक है ना। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो दोस्तों इसका सही होगा आपका बुलंद दरवाज़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार के किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, शिक्षा संबंधी जो सुधार किए थे वो आपने अकबर ने किया था, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे कि अकबर का जो शासन काल था उसमें शिक्षा के विषयों पर बहुत ढेर सारा ध्यान दिया गया था, और उसने बहुत महत्वपूर्ण केंद्रों की स्थापना भी किया था जहाँ पे लोग, जहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद। ये सब जगह थी जहाँ पे छात्रों को क्या की जाती थी, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। और फारसी को क्या था, राजभाषा का दर्जा प्राप्त था, ठीक है ना। और उस समय जो शिक्षा की पद्धति अपनाई जाती थी वो थी निज़ामी शिक्षा पद्धति, ठीक है ना। वही प्रणाली उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थी जिसका यूज़ वहाँ के लोग करते थे, ठीक है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं आगरे में, लाहौर में, इलाहाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका फतेहपुर सीकरी। हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं वहाँ से कि दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, पंचमहल, ठीक है ना, जोधा भाई का महल, हवा महल, मरियम का एक हम लोग पढ़ के आए थे, बीरबल की कोठी। ये सब चीज़ें जो हम पढ़ के आ रहे हैं, ये सब ये कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी आपका फतेहपुर सीकरी में क्या है, स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक महल है, वो है तुर्की
तुर्की सुल्ताना की कोठी, ठीक है, ये है। और कहा जाता है कि यह वास्तुशास्त्र का बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट एक है नमूना, और ये इतना सुंदर है कि इसे कहा जाता है कि स्थापत्य कला का मोती, स्थापत्य कला का मोती, ठीक है। तो एक थे पर्सी ब्राउन, उन्होंने ही इसे क्या कहा, स्थापत्य कला का मोती। तो कभी ये प्रश्न बन सकता है कि तुर्की सुल्ताना की कोठी कहाँ पे स्थित है, या वो कौन सा इसमें उदाहरण है जो स्थापत्य कला का मोती कहलाता है। तो इन दोनों में से कोई एक विकल्प आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बड़े एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न है, आप इसको देख लेंगे एक बार। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? चलिए देखते हैं कौन सा है। पंचमहल, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है आपका पंचमहल, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया। अब देखिए सारे प्रश्न घुमा के ऐसे आएंगे, अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर है काम बन जाएगा। मोती महल, पंचमहल, रंग महल, हीरा महल। तो अपने इतने महत्वपूर्ण महलों के नाम पढ़े थे, क्या ऐसा नाम था? कहीं नहीं था, पंचमहल का नाम था, ठीक है। जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, औरंगाबाद में, आगरा में, लाहौर में। तो दोस्तों सही उत्तर होगा कि वो कहाँ पे है, आगरा में स्थित है, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सिकंदरा, ठीक है ना। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक एक स्थान था, एक गांव कहा जाता है, वहीं पर इसका मकबरा है, ठीक है ना। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला, इलाहाबाद का किला, और लाहौर का किला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दिल्ली का लाल किला, ठीक है ना। दिल्ली का लाल किला अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था, इसका निर्माण अगर आप देखेंगे तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें बहुत अच्छे तरह के बिंद चट्टानों से निर्मित पत्थरों का यूज किया गया है। जबकि आगरे का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब चीज़ें क्या है, अकबर के शासनकाल में निर्मित की गई हैं। अब ये मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है, तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। बाबर जो था मकबरा, बाबर का आपका हो जाएगा काबुल। अकबर हम लोग अभी पढ़ कर आ रहे हैं सिकंदरा। जहांगीर का हो जाएगा आपका लाहौर, और शाहजहां का हो जाएगा आगरा, ठीक है। तो उस आधार पर हमारा विकल्प सी जो होगा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग वाला है, और यहाँ पर कुछ चेंज हुआ नहीं, चेंज तो नहीं हुआ है दोस्तों, सेम वही है, तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। बाबर का हो जाएगा काबुल, हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली, अकबर का हो जाएगा आपका सिकंदरा, और जहांगीर का हो जाएगा लाहौर, ठीक है ना। तो इस आधार पर आपका बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। मतलब अगर लगातार ये प्रश्न दो बार आ चुका है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ? वह है उत्बी, नाजिरी, अब्दुल फजल और फैजी। अबुल फजल और फैजी। तो दोस्तों वो थे आपके फैजी, ठीक है ना। अकबर के ही एक राज कवि थे, और फैजी उन्हीं के मतलब निर्देशन में कह सकते हैं, अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की क्या की स्थापना की गई। बाद में अकबर ने एक आदेश दिया कि भाई महाभारत के जितने भी भाग हैं, ठीक है, तो उनको क्या करो कि अनुवाद करो। तो रज्मनामा आप उसको कह सकते हैं, रज्मनामा नाम से फारसी भाषा में क्या किया था, फैजी ने क्या किया, निर्देश दिया। उस समय नकीम खां, बदायूनी और फैजी, इन लोगों ने मिल करके इस सब का क्या किया, एक तैयारी की, और इसका क्या किया, सम्मिलित प्रयासों से इसका अनुवाद हो पाया, ठीक है ना। और जो बदायूनी थे, बदाऊनी, तो उन्होंने क्या किया था, रामायण का किया था,
और फैज़ी ने लीलावती का, और अबुल फजल ने कालिया दमन, ये थी। ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा इनको। जैसे बदायूनी, अगर इसका पूछे तो ये रामायण में, ठीक है। और फैज़ी का लीलावती, ठीक। और महाभारत भी आप देख ही रहे हैं, इनके निर्देशन में हुआ। तो लीलावती का फैज़ी, ठीक। और कालिया दमन, कालिया दमन, ये भी फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है। ये किया था अबुल फजल, अबुल फजल ने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। तो देखिए अब क्वेश्चन चेंज थोड़ा सा हुआ, और देखते ये किया था अबुल कादिर बदायूनी, ठीक है ना। उसमें आपका जो था ऑप्शन में फैज़ी था, और यहाँ पर क्या था, क्योंकि देखिए प्रश्न कैसे बदला, अनुवाद किया और निर्देशन में, वहाँ पर निर्देशन की बात हो रही थी, यहाँ पर अनुवाद की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प चेंज हो जाएगा और होगा अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक, तो देखिए ये भी हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं, रज्म नामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वही था फिर से, और इसका उत्तर होगा रज्म नामा। मैंने इसको इसलिए डाल दिए हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपको भी ये पता चल सके कि कभी कभी सेम क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछे जाते हैं। अकबर, अगला प्रश्न है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें पहले ही बता के रखी हैं, तो वो थे अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया, हो गया, बताएं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं विकल्प में, मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल असमद, मीर सैयद अली। तो चलिए देखते हैं, ये होगा आपका मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना। ये अकबर के दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में क्या था, एक थे। और आईने अकबरी जो बुक है उसमें इनकी सूची मिलती है, ठीक है ना। तो वहीं पे इनको क्या किया था, अकबर ने जरी कलम की क्या की थी, उपाधि दी थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे सतगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था हेमचंद, हरिविजय सूरी, जीन सेन, उमापति स्वाति। तो देखते हैं सही विकल्प क्या होगा, हरि विजय आपका सूरी, ठीक है ना। ये एक जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ समय तक रहे थे, और अकबर ने इनको जगत गुरु की क्या की थी, उपाधि दी थी, ठीक है। और अकबर ने क्या किया था, जितने भी जैन आचार्य थे उनके सिद्धांतों को समझने के लिए क्या की थी, पूरी कोशिश की थी, और वहाँ से भी बहुत सी चीज़ों को क्या किया था, उन्होंने सीखा था। और बाद में उससे प्रभावित होकर के इन्होंने क्या किया कि जो मांस का खाना होता है, भक्षण होता है, पशु पक्षियों का वध होता है, कुछ समय के लिए क्या किया था, इन्होंने उस पर रोक लगा दी थी, ठीक है ना। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। तो चलिए देखते हैं, चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत और यशोभद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका हरिविजय सूरी, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अबुल हसन, दसवंत, किशन दास और उस्ताद मंसूर। तो दोस्तों इसका सही होगा आपका, सही विकल्प आपका दसवंत, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि अकबर के समय में चित्रकारों के नाम अबू फजल जो थे वहाँ पे, उन्होंने अपने एक बुक थी उस आईनी अकबरी, उसमें बहुत ढेर सारे चित्रकारों के नाम उन्होंने बताए हैं, ठीक है ना। तो उसमें दसवंत थे, बशावन थे, केशव लाल थे, मुकुंद थे, मिश्कन थे, जगन थे, ठीक है ना, तारा,
हरिवंश, तमाम तरह के थे। तो इन लोगों का नाम क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस था और उनका उल्लेख इसमें किया गया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अकबर। ठीक है ना। इन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी तो जो लेटर लिख के भेजा था तो अकबर के नाम से ही भेजा था। वो अलग बात है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है और फिर वो लेटर जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। अगला है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, रस खान और अबुल फजल। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका अबुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो, जॉन हॉकिंस, पीटर मुंडी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रॉल्फ फिच, जो थे यह फतेहपुर सीकरी में मतलब और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। ठीक है ना। और भारत का भ्रमण करके अनेक स्थानों पर इसने पूरा घूमा उमा और फिर यह पहुंचा था 16वीं शताब्दी के आसपास। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। तो चलिए ये थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रश्न है और इसको हम लोग हल करते हैं। तो पहले आपका था जजिया कर की समाप्ति, आई थिंक सही है। फिर है इबादत खाने का निर्माण, जी हाँ ये दूसरा हो जाएगा। मजहर पर हस्ताक्षर ये हो जाएगा आपका 3 और दीन इलाही की स्थापना ये हो जाएगा 4। ठीक है ना। तो जजिया कर जो था वो शायद 1564 ईस्वी में इसको क्या किया था, समाप्ति करने की अकबर ने घोषणा की थी। इबादत खाने का जो निर्माण था वह था 1575, ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है। और मजहर पर हस्ताक्षर या मजहरनामा की घोषणा की गई थी 1579 के आसपास। ठीक है। डेट थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है डेट सही है ये। और दीन इलाही की स्थापना अगर आप देखेंगे, जिसको आप तौहीद इलाही, ठीक है, मैंने एक आपको बताया भी था, वो 1582 के आसपास का है। तो ये विकल्प सही होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन डेट्स को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, आने वाले आपके एग्जाम से में कहीं ना कहीं ये प्रश्न मिलेंगे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया, 1590, 1575, 1576, 1572। तो दोस्तों उन्होंने मिलाया था 1576 में। ठीक है ना। अगला है, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों ये की थी आपके जहांगीर ने। ठीक है ना। इसके अंतर्गत क्या किया था, बिना जात पद बढ़ाए ही उसमें जो मनसबदार होते थे को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं स्वर पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका जात। ये तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ऑप्शन ए मनसबदार। ये तो एकदम गलत हो गया, 2 एकदम गलत हो गया। तो 2 गलत हुआ तो ये दोनों तो चला गया और ये सही है तो ये भी चला गया। इसका मतलब अगर चाह के हम इसको तुक्का मारते हैं तो ये विकल्प एकदम सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब मनसबदारों के 3 वर्ग हुआ करते थे। ठीक। बाकी जो आपके विकल्प हैं वो क्या है, सही नहीं है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका
जहांगीर के शासनकाल में क्या हुई थी, ये हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा इसका डेट भी 1615 में। एक राणा अमर सिंह थे और मुगल बादशाह थे जहांगीर, ये संधि उन्हीं के मध्य हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब राणा अमर सिंह वर्सेस जहांगीर, इन्हीं के मध्य क्या हुई थी, यह संधि हुई थी। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा? सर थॉमस रो, वास्को डिगामा, हॉकिंस, जॉब चार्नॉक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका हॉकिंस। ठीक है ना, विलियम हॉकिंस जो थे, उनका जो था 1608 से लेकर के 1611, ये जो टाइम पीरियड है, इसी बीच में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या भेजा गया, ये पहला अंग्रेज राजदूत था। ठीक है, और उनके दरबार में ये 3 वर्ष तक क्या हुआ था, रहा था, और जिसके कारण जहांगीर ने खुश होकर के 400 मनसब इसे क्या हुई थी, प्रदान किया था। और उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां, याद रखिएगा, हॉकिंस को एक उपाधि दी थी, उसका नाम था इंग्लिश खां। ठीक है ना, ये उपाधि दे करके एक आर्मेनिया की एक स्त्री थी, उसके साथ उसका क्या कराया था, विवाह भी करवाया था। और यह भी पूछ सकता है कि सर थॉमस रो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स प्रथम द्वारा क्या हुआ था, प्रथम राजदूत था जो जहांगीर में दरबार में आया था। ठीक है ना, तो थॉमस रो के बारे में आप यह ध्यान रखिएगा कि यह जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था, जेम्स फर्स्ट। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम, देखिए मैंने अभी आपको इसकी कहानी सुनाई और ये प्रश्न आ गया, तो यहाँ तो विकल्प में कोई जेम्स विले प्रथम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये प्रश्न गलत हो जाएगा, और यहाँ पे एक नया विकल्प होगा जेम्स फर्स्ट, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो चलिए देखते हैं, हॉकिंस, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हॉकिंस। ठीक है, अगला देखते हैं, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि, देखिए हम लोग कहानी के में कुछ चीज़ें पढ़े थे, तो आपको यही तुरंत याद आ जाएगा कि वो विलियम हॉकिंस को ही इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में, अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जहांगीर के शासनकाल में आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए? अब उसका टाइम भी पूछ रहा है, तो दो आए थे 1615, मतलब 1615 से लेकर के 1619 का जो टाइम पीरियड था, उसी में क्या हुआ था, सबसे पहले ये सूरत पहुंचा था। जब ये आया इंडिया में, सूरत पहुंचा, और फिर जनवरी 2016 में अजमेर में। यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि आया तो 1615 में, लेकिन जब वो 1616 का समय आया जनवरी, वो तब जा कर के अजमेर में, ये याद रखिएगा, बहुत से लोग दिल्ली कर देते हैं, अजमेर में जहांगीर के दरबार में क्या हुआ था, यह पहुंचा था। ठीक है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? आगरा, अजमेर, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी। देखिए अगला प्रश्न, देखा कैसे घुमाया इसने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अजमेर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्ट, एस्टर, और क्लाइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका थॉमस रो। ठीक है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, तो चलिए देखते हैं,
फ्रांसिस्को पेलस्टर्ट हॉकिंस, निकोलाओ मनुची और पीटर मुंडी। इनके नाम भी कितने कठिन होते हैं। तो दोस्तों इसका होगा सही उत्तर आपका फ्रांसिस्को पेलसर्ट। इन्होंने क्या किया था, दिया था मूल्यवान विवरण। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो देखते हैं। फादर एंथोनी मॉसरेट, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, निकोलो मुनुकी और फ्रांस वायस वर्नियर। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका यहाँ तक फ्रांसिस्को पल्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं? अगर आप चाहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, फिर भी मैं चलिए देखते हैं। तो औरंगज़ेब, जहांगीर, बाबर और हुमायूं। तो दोस्तों जहांगीर का जो है मकबरा वो भी तो बाहर बाहर है, और बाबर का भी बाहर है। इसका मतलब इसके दोनों विकल्प क्या होंगे, सही होंगे। तो मतलब बी एंड डी बोथ और राइट आंसर, ठीक है ना। एक अफगानिस्तान में है और एक पाकिस्तान में है। तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया था, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर गलत था और इसके आधार पर दोनों विकल्प सही माने गए थे, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों बाहर थे। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? आगरा, दिल्ली, लाहौर और श्रीनगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उन्हें दफन कहाँ किया गया था? लाहौर में। निम्न में से किसका मकबरा भारत के बाहर है? थोड़ा सा आज चेंज हो जा रहा है। तो देखते हैं, हुमायूं, औरंगजेब, जहांदार शाह और जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका जहांगीर। इसी के टाइम पीरियड में जो चित्रकला की जो थी सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, और बहुत ढेर सारे जो थे जो चित्रकार थे, जैसे फारूक बेग, दौलत, मंसूर, अबुल हसन, ये सब क्या थे, चित्रकार। उनको खूब ज़्यादा बढ़ावा मिला और इन्होंने अपनी चित्रकारी से क्या किया, मुगल जो चित्रकारिता थी उसको क्या किया था, बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है ना। यहाँ से बहुत सी चीज़ें आती हैं। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था जो पक्षियों का विशेषज्ञ कहा जाता है, वो उसका नाम था उस्ताद मंसूर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी? तो दोस्तों अब इसका विकल्प पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एकदम सही है, जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो दोस्तों यह दी थी उन्होंने अबुल हसन, फारूक बेग, विशन दास और आगा रच। तो यह पदवी दी थी उन्होंने अबुल हसन को, ठीक है ना। तो मुझे याद नहीं आ रहा है उन दोनों। एक थे उस्ताद मंसूर, तो उनके बारे में मैंने बताया, उनको दिया गया था नादिर अल अस्त, एक ये दिया गया था, और नादिर उज जमा यह जो दिया गया था अबुल हसन को दिया गया था। ये दो उपाधि क्या हुई थी, दिया गया था, ठीक है ना। और पक्षियों का अगर विशेषज्ञ पूछ दे तो आप उत्तर मारेंगे उस्ताद मंसूर। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अशर, ठीक है, की उपाधि दी जाती है? देखिए अभी हम लोग इसको पढ़ के ही आ रहे हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मंसूर। ठीक, अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ेंगे तो फिर आपका काम अपने आप बन जाएगा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, देखिए इसकी भी मैंने आपको कहानी बताई थी, ख्वाजा अब्दुल, ये सब नाम पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधे उत्तर आते हैं हम
क्या है, उस्ताद मंसूर पर। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों वो थे आपके जहांगीर, ठीक है ना। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, लिखी थी। कहा भी जाता है कि ये बहुत ही मतलब उच्च कोटि का एक लेखक था, समालोचक था, और इसने अपनी आत्मकथा जो थी वो फारसी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? फारसी, ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में लिखी थी, और उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसने एक फारसी भाषा में लिखा और उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है ना। उसमें उसने अपने आत्मकथा, अपने गुणों का, अपने व्यक्तित्व का, अपने दोषों का, जब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो अपने गुण दोष सभी को क्या करते हैं, निष्पक्ष भाव से लिखते हैं। तो वैसे भी उसने भी क्या किया, अपनी चीज़ों को क्या किया था, स्पष्ट रूप से लिखा था। और आपको याद ही होगा, हम लोग पढ़ के आए हैं, बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम था तुजुक ए बाबरी, ठीक। बस अंतर यह हो जाता है कि वह तुर्की भाषा में थी और इनकी जो है वह आपकी फारसी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, मान सिंह ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो थे जहांगीर, ठीक है ना। आगरे के किले में जहांगीर का जब राज्य अभिषेक हुआ और बाद में इसने एक उपाधि धारण कर ली थी 1605 में, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह काजी, इसका उपाधि धारण किया। तो वो अब्दुल फजल का जो हत्यारा था राजा वीर सिंह बुंदेला, तो क्या किया था, उसको दिया था मारने का। अगला है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विरोध किया? तो देखते हैं, आशफ खां, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका आशफ खां ने तो किया नहीं, तो ये तो जाता है उत्तर मुगल में जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक तो ये भी गलत होगा, और महाबत खां, खुसरो, खुर्रम, ठीक है। ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खुर्रम ने, महाबत खां ने और खुसरो, तीनों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है ना। कहा जाता है कि जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था खुसरो, और उसको जहांगीर के जब गद्दी पे बैठने के बाद ही ढेर सारा विरोध क्या हो गया था, शुरू कर दिया था। फिर विरोध हुआ, फिर लड़ाई उड़ाई हुआ, और इसके बाद फिर वो क्या पराजित हुआ, खेल वहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद शहजादे खुर्रम का विद्रोह हुआ, वहाँ भी इसका क्या हो गया, दमन उमन करके इसका भी खेल ख़त्म कर दिया गया। और महाबत खान ने भी विद्रोह किया था, वो भी खेल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब ये है कि ये कब कब विरोध हुए, तो आप एक बार एनसीईआरटी में डेट देख लेंगे, मुझे डेट अभी ध्यान नहीं है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और बहादुर शाह प्रथम। खुसरो, अभी देखिए मैंने एक कहानी सुनाई आप छोटी सी, तो उसमें ही उसका उत्तर छिपा हुआ है, वो किसके थे? जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आशफ खां और खुर्रम। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होगा जहांगीर, ठीक है ना। जहांगीर का विवाह के बाद क्या था, नूरजहां ने एक अपना गुट बनाया और उसका नाम रखा नूरजहां गुट। और कहीं कहीं किताबों में आप जाएंगे तो उसका नाम मिलता है जुनता जुनता दल, ठीक है ना। जैसे आपको लगेगा जनता दल, वैसे जुनता दल नाम से क्या था, बनाया था। लेकिन मैक्सिमम फेमस जो है वो नूरजहां का ही गुट है। और इस गुट में ढेर सारे लोग थे, जिसमें नूरजहां के पिता थे, नूरजहां की माँ थी, नूरजहां का भाई था। बाद में क्या हुआ, शहजादा जो शाहजहां थे वो भी इसमें क्या हो गए, एंट्री कर लेते हैं। बाकी जितने लोग थे ये इसमें नहीं थे, ठीक है। तो सही उत्तर होगा आपका जहांगीर। एतमादुल्ला दौला तो का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो चलिए देखते हैं, अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने और शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका नूरजहां ने क्या किया था, बनाया था,
ठीक है, इनके पिता थे, तो उन्हीं की याद में इस इन्होंने क्या किया था, मकबरा बनवाया था। चलिए अब स्मारक और उनके निर्माणकर्ता, मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न आ गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो आपका हो जाएगा बाबर, तो बाबर का हो जाएगा जामा मस्जिद। इसके बाद आपका हो जाएगा हुमायूं, हुमायूं का हो जाएगा दीन पनाह, अकबर का जहांगीरी महल, अकबर के मकबरों का पूर्ण करवाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये एकदम सटीक है। एक संभल जगह है, वहाँ पर इसने क्या किया था, बाबर ने जामा मस्जिद का, ये दिल्ली वाली नहीं, संभल वाली है, ठीक है ना। और दीन पनाह जो है वो आपका कहाँ पर है, ये दिल्ली में है, ठीक है। और जहांगीरी जो महल है वो आपका आगरा में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जहांगीर अकबर के मुँह सिकंदरा, ठीक है ना, ये शायद आगरा के पास ये भी है सिकंदरा। यहाँ पर उसका क्या किया था, मकबरे का पूर्ण निर्माण कराया था, एक जगह थी सिकंदरा। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सब कभी कभी इनके एकदम एक्यूरेट लोकेशन भी पूछ देता है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या ग्वालियर में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, ये है आपका दतिया में स्थित, ठीक है ना। दतिया कहाँ पर है आपका, एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं। अकबर का मकबरा, सिकंदरा, देखिए अब इतना पढ़ने के बाद अब आपको अनुमान खुद लग जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा। फिर है, ये एकदम सही है, जहांगीर का मकबरा शहादरा, ठीक है, यह भी आपका विकल्प सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, यह भी सही है, ठीक है। फिर शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक, और तो यह आपका गलत हो जाएगा। निज़ामुद्दीन और औलिया जो थे अजमेर में नहीं है वो, ठीक है ना, वो कहाँ पर है, दिल्ली, ठीक है ना। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि अमीर खुसरो थे, उन्हीं के ये क्या थे, गुरु थे, और दिल्ली में ही क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर वहीं पर इनका क्या कहता है, मकबरा का निर्माण कराया गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपने प्रश्नों को। चलिए दोस्तों हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, काबुल, कंधार, कंदूज और गजनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कंधार, ठीक है ना। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस चीज़ का पहुंचा भाई, प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य था, ठीक, विकल्प देखते हैं। काबुल की सीमा से सटे बल्क और बदख्वांस में एक मित्र शासक को लाना, मुगल की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या था कि जो शाहजहां था उसके पहले बाबर ने की जो मातृभूमि थी उसको इसने क्या किया था, पुनः अधिकृत करने से संबंधित क्या है, यहाँ पर कुछ डाटा है तो वो इसी से संबंधित है, ठीक है ना। मुझे पूरी कहानी याद नहीं आ रही है लेकिन ये शायद उसी से संबंधित है, जिसमें काबुल से सटे हुए जितने भी बल्ख और बद्र खान में एक मित्र शासक थे, उनको क्या करना था, लाना था, ताकि ईरान
और मुग़ल साम्राज्य के बीच इनको क्या किया जाए, जैसे बफर जोन बनाया जा सके। जैसे वर्तमान में रूस और नाटो के बीच में आप देखेंगे बफर जोन क्या है, स्थापित है। वैसे ही क्या कहता, पहले के अंग्रेज़ों के समय में इलाहाबाद को, अवध क्षेत्र को बफर जोन बनाया गया था। तो वैसे ही क्या बफर जोन का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और हमारे और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई ऐसा देश आ जाता है बीच में, तो पाकिस्तान को भारत पर आक्रमण करने के लिए पहले उस देश पर आक्रमण करना पड़ेगा और भारत को भी उस देश पे आक्रमण करने से पहले पाकिस्तान पे, उस देश पे आक्रमण कर, मतलब वो बीच का ऐसा क्षेत्र होता है जो दोनों ओर से बीच बचाव करता है। ठीक है, तो उसी को बफर जोन कहते हैं। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? हरनाथ, जगन्नाथ, कविंद्राचार्य और कवि हरिनाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका कविंद्राचार्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम, काशी, कुदसी, मुनीर। तो दोस्तों इसका सही होगा आपका कलीम। ठीक है ना। शाहजहां ने ईरानी फारसी एक पद शैली से संबंधित कवि थे और उन कवि का नाम था कलीम। जिन कहीं अगर कलीम ऑप्शन में ना मिले तो अबू जलीह, अब्दुल जलीह, यह भी विकल्प क्या होगा, सही होगा। इन्हें क्या किया गया था, इन्होंने राजदूत नियुक्त किया था। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम था? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिशा और रोशन आरा। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में और शेर शाह के मकबरे में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जो वास्तुकला का जो नमूना मिलता है वो हमें मिलता है ताजमहल में देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। अगला है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, फिर वही क्वेश्चन आया है और सही उत्तर होगा आपका शाहजहां। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों यह काम किया था आपका शाहजहां ने। ठीक है ना, 1628 ईस्वी में शाहजहां, ठीक है ना, ने ये काम किया था। उसका आगरा में राज्याभिषेक हुआ, फिर वहाँ पर इसने एक उपाधि धारण कर ली, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। इतना बड़ा नाम इसने धारण किया था। ठीक है, और फिर गद्दी पे बैठ गया, और जब गद्दी पे बैठ गया फिर वहाँ पे इसका राज्याभिषेक हो गया, तो इसने ये निर्णय लिया कि भाई अब आगरा क्या करेंगे राजधानी रख करके, चलो ले चलते हैं इसको दिल्ली। और फिर ये क्या होता है, अपना दिल्ली ले आता है। 1628 में क्या होता है, इसका राज्याभिषेक हो जाता है। अगला है, फिर से प्रमुख स्मारक हैं, उनके निर्माता हैं। तो अलाई दरवाज़ा, ये तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ये हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा अकबर। इसके बाद मोती मस्जिद, आपका क्या होगा, शाहजहां। मोती मस्जिद दिल्ली, ये होंगे आपका औरंगजेब। बहुत ही कंफ्यूज होता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों आपको पता ही है किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों सही उत्तर होगा जहांगीर। ठीक है,
इसने कहा जाता है कि उपनिषद का एक फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में एक शहजादे थे, शहजादे दारा शिकोह, ठीक है ना, दारा शिकोह ने सिरे अकबर शीर्षक के तहत क्या किया था, इसमें जो आपके उपनिषद हैं उनका क्या किया था, अनुवाद कराया था। और कहा यह भी जाता है कि दारा को उसकी जो दारा शिकोह था, दारा को उसकी सहिष्णुता और उदारता के लिए क्या किया था, लघु अकबर भी की भी क्या की जाती है, संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी, दारा शिकोह, सूजा, औरंगजेब और मुराद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका दारा शिकोह, ठीक है ना। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। और एक दारा शिकोह की एक रचना थी, उनका नाम शायद मैं शायद भूल रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मेरी, मज़्म उल बहरीन, ये इनकी क्या थी, मूल रचना थी, ठीक है ना। तो ये कभी पूछ दे कि मज़्म उल बहरीन किसकी रचना है, तो वो दारा शिकोह की रचना है, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लघु अकबर अगर पूछ दे तो भी यही विकल्प हो जाएगा। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। चलिए अभी देखिए, हम लोग पढ़ के आए हैं, शायद मिल जाए हमको इस प्रश्न में वो उत्तर। अल फिहरिश, किताब अल बयां, मज़्म उल बहरीन, सिरे अकबर। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, जब कहानी में बता रहा था तो सिरे अकबर। देखें दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा डीपली जाकर के पढ़ेंगे चीज़ों को तो आपको सही उत्तर पता चल जाएगा कि वाकई में हमें कौन से प्रश्नों को कहाँ से टैकल करना है। अधोलिखित में से कौन सा एक दारा शिकोह की रचना है। चलिए दोस्तों, यह भी उत्तर आपका मिल ही गया, ठीक है। तो मज़्मुल बहनीन, ठीक है ना, जिसका मैंने अब कहा था बहनीन लिखा है, लेकिन ये अगर सही लिखा जाए तो मज़्म उल बहरीन, ये इसका एकदम सटीक नाम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया, दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद और लाहौर। दोस्तों उन्हें दफनाया गया था दिल्ली में, ठीक है ना। अगला है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था, अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन और सुजा। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका दारा शिकोह। इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म ग्रंथों का क्या किया था, अध्ययन किया था, और वो पहला मुस्लिम था भी, ठीक है। जी हाँ, अगर आप सोच पाएंगे तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद कराया, जिसमें आप देखेंगे तो भगवत गीता और योग वशिष्ठ, उपनिषद, ये सब चीज़ों का अनुवाद उसने क्या किया था, किया था। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा। वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा आपका होगा ए एल श्रीवास्तव, ठीक है ना। ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक थी मुगल भारत, उसमें इस चीज को क्या किया है, स्पष्ट रूप से लिखा है। अगला है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। औरंगजेब ने, मुराद ने, जुल्मा मीर जुमला, ठीक है, और अबुल हसन। तो चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा मीर जुमला, इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना। कभी कभी जब सही उत्तर आपके दिमाग में चलता है तो फिर वो घूमने लगता है कि वाकई में यही हो सकता है, ठीक है। तो मीर जुमला जो था उसका एक और नाम था इनका, उसका नाम था मोहम्मद रशीद। ये भी अगर विकल्प मिले तो ये विकल्प क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद रशीद, ठीक है ना। किस मुगल बादशाह ने बलबन
द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दक्कन का औरंगजेब था। ठीक है ना। इसने शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब लगभग 1636 से लेकर के 44 के बीच में दक्कन का क्या था, गवर्नर था। तथा 1652 ईस्वी में इसे क्या किया गया, इस पद पर नियुक्त किया गया। बाद में फिर ये क्या करता है, मुगल बादशाह बन जाता है उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद। ठीक है। अगला है आपका कथन और कारण से संबंधित। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि युद्ध हुआ था, कोई नियम का पालन नहीं किया गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है और आर आपका क्या होगा, गलत विकल्प होगा। ठीक है ना। उसने इस गद्दी पे पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत तरीकों से उसने क्या किया था, काम किया था। शाहजहां का जो पुत्र थे, दारा था, शुजा था, उसी क्रम में ये क्या था, तीसरे नंबर पे आता था, लेकिन सबको किनारे करते हुए इसने क्या की थी, गद्दी हासिल की थी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपकी औरंगजेब। ठीक है ना। पहला जो इसका राज्याभिषेक हुआ था वह हुआ था 31 जुलाई 1658 में। ठीक है। और ये हुआ था आपका दिल्ली में। ठीक है। ये आपका पहला राज्याभिषेक। और दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 15 जून 1659 में हुआ था। ठीक है ना। ये उसका हुआ था। और बाद में इसने तमाम तरह की क्या की थी, उपाधियां भी क्या कर ली थी, धारण कर ली थी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि 2 बार औरंगजेब का ही हुआ है। धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया? अब देखिए एक नया युद्ध है और वह है मोहम्मद गोरी जयचंद, बाबर अफगान, औरंगजेब तथा दारा शिकोह, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब तथा दारा शिकोह। ठीक है ना। इस युद्ध में क्या हुआ था, वो बहुत ही ताकतवर था और उसने दारा शिकोह को क्या कर दिया, हरा दिया, क्योंकि वो दुर्बल था। और फिर बाद में इसका प्रभाव स्थापित हो जाता है। चलिए अब ये युद्ध है और उनका क्रम लगाना है कि ये कब कब युद्ध लड़े गए। और ये 2019 में ही पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखा जाए हम लोग सही इसका विकल्प। तो सबसे पहले हुआ था आपका बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। इसके बाद आपका हुआ था सरनाल। ठीक है। इसके बाद आपका हुआ था सरनाल का युद्ध। जी हाँ, इसके बाद यही हुआ था। फिर है धर्मत का युद्ध। इसके बाद हुआ था आपका धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध, ये आपका हुआ था। ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे बिलग्राम का युद्ध, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये 1540 के आसपास की घटना है। और सरनाल का युद्ध जो है वो 1572 के आसपास का समय है। और धर्मत का जो है वो 1658 का समय है। और जजाऊ का जो युद्ध है वो है आपका 1707। ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में यही हुआ था। ठीक। तो ये जो आपकी डेट और टाइमिंग है एकदम, मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम सटीक है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसी के 6 महीने या आगे पीछे का समय है। हमेशा कभी भी एक्यूरेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसके नियर अबाउट चीज़ों को बस पढ़ के जाइए। 10-20 साल का अंतर रहेगा तब भी आप वहाँ पर अपने विकल्प को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि एकदम डेट और टाइम एकदम एक्यूरेटली इतनी सारी चीज़ों को याद करना इतना कठिन होता है कि ये आदमी नहीं कर सकता उस चीज़ को। ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा।
औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया। धर्मट किस राज्य में स्थित है? अब देखिए जितना युद्ध हम पढ़ के आया वो उनसे प्रश्न बनने शुरू हो गए। तो धर्मट जो है वो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, विकल्पों में सबसे परफेक्ट विकल्प होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह और सुलेमान शिकोह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान शिकोह। ठीक ना। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? आजम, अकबर, मुअज्जम और कामबख्श। तो दोस्तों वो थे आपके अकबर। ठीक है ना। औरंगजेब का एक पुत्र था मोहम्मद अकबर। ये अकबर इनके दादा वाला अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का पुत्र था या मोहम्मद अकबर। उसने क्या किया था, अपने पिता को ही कमज़ोर करके राजपूतों का साथ दे करके अपने ही क्या की थी, पैर में कुल्हाड़ी मारी थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? दिलेर खां, जय सिंह, जसवंत सिंह और शाइस्ता खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जय सिंह। ठीक है ना। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सही विकल्प। अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब। ठीक है ना। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से? तो दोस्तों इस सही है आपका औरंगजेब। अगला, औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो दोस्तों चारों विकल्प में तो कोई भी यात्री नहीं औरंगजेब के शासनकाल में आया था, क्योंकि अगर देखा जाए पीटर मुंडी ये शाहजहां में आए हुए थे, टॉमस रो जो थे वो जहांगीर में आए हुए थे, और हॉकिंस भी जहांगीर में आए हुए थे। एंटोनियो मोसोरॉट ये जो थे अकबर के दरबार में आए थे। तो यहाँ पर दोस्तों कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस का उत्तर, ये प्रश्न ही क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि यह जो ऊपर के दो हैं जहांगीर में आए थे, यह जो एक है अकबर में आया था, और पीटर जो मुंडी है वो आपका शाहजहां में आया था। तो कल को घुमा के अगर आपसे पूछ दे कि पीटर मुंडी किस में आया था, तो आपको पता रहना चाहिए कि वो कहाँ पे आए थे, शाहजहां के शासनकाल में आए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका बीजापुर एवं गोलकुंडा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? अब जब जीता तो भाई उसका टाइम भी पूछ रहा है। तो वह किया था 1685, 1686, 1687, 1684। तो वो था दोस्तों 1686। ठीक है। और कल को कोई पूछ दे कि भाई गोल, तब सर आप बता रहे थे गोलकुंडा, तो गोलकुंडा जो था वो था 1687। ठीक है ना। तो दोनों का टाइम आप दिमाग में रख लीजिए। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब के ही शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है। ये सेम प्रश्न है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब। ठीक है ना। इसे औरंगजेब ने फिर से पुनर्जीवित किया था 1679 में। ध्यान रखिएगा, इसने फिर से चला दिया था इसको। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वॉर और जजिया। तो दोस्तों इसका सही होगा दारुल इस्लाम। ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, कहा जाता था कि औरंगजेब जो था सरपति सरपरी
कहा जाता है। एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी, ठीक है ना। उसकी जो धार्मिक नीति थी वह सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो गई, चेंज होती चली गई। बीबी का मकबरा का निर्माता था हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी, ठीक है ना, याद रखिएगा नाम इसका, राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण क्या कह रहा था, करवाया था। और बाद में यही क्या था, बीबी का मकबरा क्या होता है, कहलाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं प्रश्न, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो दोस्तों एकदम सही है, राबिया उद दौरानी, जिसको आप कहते हैं बीबी का मकबरा, इसे ही द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी ये जो स्थापत्य शैली है वह एकदम ताजमहल की क्या है, तरह ही एकदम तुलना कर देख की जाए तो उससे जरा भी कम यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, कौन सी सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, चलिए देखते हैं। कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और मेहरू निशा। तो औरंगजेब की जो पुत्री थी वो थी आपकी मेहरू निशा, ठीक है ना। और बाकी नाम जो दिख रहा है, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सब तो उसकी बहन थी, ठीक है ना, औरंगजेब की बहन, मतलब शाहजहां की पुत्रियां थी। तो औरंगजेब की जो पुत्री थी वो थी मेहरुनिशा, और एक नाम था जैबुनिशा, जैबुनिशा, और जिनतुनिशा और बदरुनिशा। ये जो अगर नाम मिलता है, ये सारे नाम किससे संबंधित है, औरंगजेब की पुत्री से संबंधित नाम, ठीक है। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की, शाइस्ता खान, अमीन खान, जहां आरा, रोशन आरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, इसने उपाधि धारण की। अगला है कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब, ठीक है ना। एक महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख संत थे रामदास, उसका जो औरंगजेब का शासन का पीरियड था वो उनसे ही क्या है संबंधित, उनके समकालीन माने जाते हैं। दिल्ली के लाल किले को में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, तो अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब ने क्या किया था, दिल्ली के लाल किले में संगमरमर से निर्मित एक मोती मस्जिद का क्या किया था, निर्माण करवाया था, ठीक है ना। तो आज हम अपने प्रश्न को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रश्न हो गए कि उन प्रश्नों को पढ़ने के दौरान मेरी भी वॉइस पिच क्या हो जाती है, कभी कभी चेंज हो जाती है। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, कि लगातार बोलने में ऐसा हो जाता है। तो कैसा लगा सेशन आपको ज़रूर बताइएगा। कोशिश की है कि मैं आपको लगभग सारे सही आंसर्स दूं, जहाँ पे डाउट है वो आपको बताता जाऊं। कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने किया है, उससे भी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और किन चीज़ों को आपको ज़्यादा फोकस करना है और बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल काल का जो प्रशासन था और बाकी चीज़ें, और फिर ओवरऑल अगर बाबर से लेकर के औरंगजेब तक जो भी चीज़ें छूट गई होंगी उन्हें भी हम लोग क्या करेंगे, वन शॉट देख लेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में उसको क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, और फिर अगले सेशन तक हम लोगों का मुगल काल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।